ओके ओके, सो आई थिंक इट इज फाइन नाउ। सो ये ऑडिबल हो ना, विजिबल भी हो, ठीक है? ओके। यस सर। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि लाइक अभी आप लोगों के जो हम किसके अभी ये सिलेबस ओपन किया हुआ है, दिस सिलेबस इज फॉर, एक मिनट, क्या दिक्कत है इसे? हाँ, ऑडिबल हो ना? ये इसमें एडिट क्यों नहीं हो रहा? एक मिनट। सो ये आपका सिलेबस है ना? CUET PG है ना इसका? तो एग्जाम के बारे में तो पता होगा आप लोगों को, मतलब ये क्या सेकेंड ईयर है ना, मतलब एग्जाम के, तो लास्ट ईयर स्टार्ट हुआ था। सो यस सर। इसमें क्या है कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ एडमिशन होंगे, है ना? तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी अच्छी होती है ना, जैसे DU है, BHU हैदराबाद यूनिवर्सिटी है, बहुत सारी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं ना, जहाँ पे तुम MSc करके आगे बहुत कुछ कर सकते हो ना। बहुत सारे लोग, तुम देखो प्रोफाइल जनरली CUET से, मान लो मैं फॉर एग्जांपल दूँ, जैसे बॉम्बे में एक प्रोफेसर है शिवली मुखोपाध्याय, उन्होंने MSc किया हुआ है कलकत्ता यूनिवर्सिटी से, फिर वो बॉम्बे में प्रोफेसर है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मैं लास्ट टाइम भी दिया था। HOD IIT बॉम्बे में ही है, यू अनंतवर्धन, वो HOD है मैथ्स डिपार्टमेंट के, उन्होंने MSc PhD हैदराबाद यूनिवर्सिटी से कर रखा है, और वो IIT बॉम्बे में प्रोफेसर है। ऐसे कई जगह मिल जाएंगे आपको। दिल्ली में है श्रवण कुमार, वो चेन्नई यूनिवर्सिटी से PhD हैं, मद्रास यूनिवर्सिटी से। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नॉर्मल यूनिवर्सिटी से BSc MSc और PhD करके IITs में प्रोफेसर्स हैं। सो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो IIT में पढ़ेगा वही कुछ अच्छा करेगा, है ना? तो वो बस तुम्हारे मेंटल, है ना, बैरियर को तोड़ना है कि तुम, अगर तुम्हें भरोसा है तुम कहीं भी पढ़ो, कुछ भी कर सकते हो, है ना? ओके। तो जरूरी नहीं कि IIT में पढ़ के ही कुछ होगा, है ना? बहुत सारे लोग IIT में पढ़ के भी कुछ नहीं कर पाते, ऐसे भी कुछ लोग करते भी हैं। कुछ लोग IIT में नहीं पढ़ते फिर बहुत अच्छा करते हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो ऐसे माइंड में कोई स्टीरियोटाइप नहीं बनाना है कि IIT में पढ़ेंगे तभी कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं है ना? सो कहीं से भी पढ़ो, पूरा दिल से पढ़ो, है ना, अच्छे से करो अपना पूरा, है ना, मन से, जो भी है ना रिक्वायरमेंट है हार्ड वर्क वो दो, तो तुम बहुत अच्छा करोगे, बाकी उससे अच्छा करोगे। सो अभी एक बार सिलेबस देख लेते हैं। तो ये आपका सिलेबस है CUET का ना। तो शशि सर ने स्टार्ट करा दिया होगा शायद, क्लासेस चल रही है इसकी मैथ पोर्शन की? आज सर कल सर ने डिस्कस करवाया था और सीक्वेंसिंग सीरीज शुरू भी करा था थोड़ा। ओके। अच्छा, मैं एक चीज बता दूं बाकी लोगों के लिए, ये लाइव क्लास है, तो आप लाइव इंटरेक्ट करो तो बेटर रहेगा। अदरवाइज मैं ये कह रहा हूँ कि अगर यूट्यूब पे 1000 वीडियोस पड़ी हैं और हमसे अच्छे लोग पढ़ाने वाले हैं वहाँ पे, अगर तुम्हें जस्ट वन साइडेड सुनना ही है तो रिकॉर्डिंग देख लो यूट्यूब पे, है ना, डबल स्पीड करके। बहुत सारे लोगों के रिकॉर्डिंग पढ़े जो अच्छे अच्छे मुझसे पढ़ाते हैं। तो जिन लोगों को कम्युनिकेट नहीं करना है, बस ऐसे ज्वाइन करके तुम सोए हुए हो या बस तुम्हें सुनना है, तो इससे कोई तुम्हारा फायदा नहीं होगा ना। इससे बेटर तुम यूट्यूब पे जाओ, डबल स्पीड करो, वीडियोस देख लो, हो गया तुम्हारी तैयारी। लाइव में, लाइव का मतलब है तुम इंटरेक्ट करो, तुम भी बोलो, हम कुछ पूछ रहे हैं तुम जवाब दो, तुम पूछो हम जवाब देंगे, तो इसका फायदा होगा लाइव क्लास में। अदरवाइज कोई फायदा नहीं है ना, रिकॉर्डिंग जाके देख लो तो रिकॉर्डिंग जैसा हो गया, तो उससे बहुत ज़्यादा फायदा होना नहीं है रिकॉर्डिंग से, है ना? NPTEL के इतने कोर्सेस यूट्यूब पे पढ़े हैं, तुम चाहो तो वहाँ भी देख सकते हो। अगर तुम्हें सीखना हो तो कैसे भी सीख सकते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ लाइव क्लास अगर तुम ज्वाइन किए हो तो लाइव क्लास का मजा लो, है ना? मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तुम जवाब दो, तुम पूछ सकते हो, बीच में डाउट होगा तो मैं आंसर करूंगा, तो इस तरह से इंटरेक्टिव होगा तो मजा आएगा, ठीक है? इस तरह से है। जी। ओके। सो ये तो मैथमेटिक्स पोर्शन है। सो मैथमेटिक्स पोर्शन में क्या है तुम्हारे पास कि लाइक सीक्वेंस सीरीज, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, मैट्रिसेस, डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब यहाँ से आता है हमारा स्टैटिस्टिक्स पोर्शन, है ना? सो यहाँ से है स्टैटिस्टिक्स पोर्शन। तो इसमें क्या है? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो इसमें क्या क्या है? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, then measure of dispersion, skewness, kurtosis, elementary analysis of data, axiomatic definition of probability, है ना? और जैसे ये सब जैम में नहीं है डायरेक्टली, सो डिस्पर्सन में नहीं है वहाँ पे, मतलब ठीक है इन्होंने दिया है। प्रॉपर्टीज, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन रूल, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ओके। अब आता है तो ये बेसिक स्टैटिस्टिक्स हो गया। अब यहाँ पे रैंडम वेरिएबल, इसमें क्या क्या है? प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन मतलब PMF, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन PDF, क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मतलब CDF, ठीक है? और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल, तो फंक्शन ऑफ रैंडम मतलब x स्क्वायर है, sin x है या x+2 है, इस तरह से फंक्शंस का डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना।
और मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, मोमेंट्स, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, चेबीशेव इनइक्वालिटी। तो ये हो गया आपके रैंडम वेरिएबल में। उसके बाद मार्कोव नहीं है। हाँ, यहाँ मार्कोव नहीं है, राइट, जैम में मार्कोव भी है। तो स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास है बाइनोमियल। तो स्टैंडर्ड मतलब इसके बारे में आपको याद होना चाहिए कि बाइनोमियल का पीएमएफ क्या है, सपोर्ट क्या है, ठीक है, इसका सीडीएफ कैसा बिहेव करेगा, या मीन क्या है, वेरिएंस क्या है, मीडियन क्या है, स्क्यूनेस, कर्टोसिस, ये सब पता होना चाहिए उस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, तो ईजी रहेगा। नेगेटिव बाइनोमियल, ज्योमेट्रिक, पॉइसन, हाइपर ज्योमेट्रिक, यूनिफॉर्म, एक्सपोनेंशियल, गामा, बीटा, नॉर्मल, ठीक है। तो ये हो गया स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशंस। फिर Poisson and normal approximation to binomial distribution of binomial. So binomial को sometimes अगर बहुत large हो तो you can approximate binomial distribution as Poisson और normal. फिर एक I-square distribution, T distribution and F distribution. तो ये standard distribution में आ गया। उसके बाद joint distribution है ना। So joint में क्या क्या है? joint क्या होता है, marginal क्या है, conditional क्या होता है, then distribution of function of random variables joint में, product moments, so like expectation of x into y, x square y, x square y square, like this, correlation, simple linear regression। तो यहाँ है independent of random variables, okay, so limit theorems, so limit theorem में क्या है, weak law of large number, फिर सेंट्रल लिमिट थ्योरम, आईआईडी विद फाइनाइट वेरिएंस केस ओनली, ओके। तो ये हो गया आपका। और क्या है, एस्टिमेशन। तो एस्टिमेशन में क्या क्या है, एस्टिमेशन में है अनबायसनेस, कंसिस्टेंसी, इफिशिएंसी ऑफ एस्टिमेटर्स, मेथड ऑफ मोमेंट्स एंड मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड, सफिशिएंसी, फैक्टराइजेशन थ्योरम, कंप्लीटनेस, देन राव ब्लैकवेल लेमन सेफी थ्योरम, then uniformly minimum variance unbiased estimators, Rao Cramer inequality, confidence interval for the parameter of a univariate, normal, two independent normal and one parameter of exponential। तो ये जैम में भी सेम वर्ड टू वर्ड जैम में भी है। फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग हो गया, बेसिक कॉन्सेप्ट, एप्लीकेशन ऑफ न्यूमन पियर्सन लेमा फॉर टेस्टिंग सिंपल एंड कंपोजिट हाइपोथेसिस। देना है लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट, ओके। इसके बाद आता है अब, सो आपके पास है अब, सो ये एक्स्ट्रा है जैम के अलावा, सैम्पलिंग एंड डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो इसमें पढ़ना है कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग क्या है, देन क्लस्टर सैम्पलिंग क्या है, वन वे, टू वे, एनोवा, है ना। सो टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, सो वन वे एंड टू वे एनोवा क्या होता है, CRD है ना, RVD, LSD एंड टू स्क्वायर, मतलब टू स्क्वायर एंड टू क्यूब फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट्स क्या है। तो ये एग्जाम के बाहर का है, तो ये हम लोग कवर करेंगे पहले। तो हो सकता है पहले ये कवर करो, बाकी तो आपने, बाकी तो नोन ही है ना, बाकी आपके पास कुछ ऐसा है जो जैम में नहीं था। करना सही रहेगा। जी जी, हाँ सर, मैं यही बोल रहा हूँ कि पहले यही करना सही रहेगा सर, कवर, बाकी तो करा। हाँ बाकी तो आपने किए हुए भी है, जो लोग जैम की तैयारी किए होंगे बीएससी में भी, तो एटलीस्ट किए होंगे था ना, तो ये करेंगे अभी। आज तो अभी पेपर देखेंगे कैसे क्वेश्चंस आए हैं। तो अभी तो हमने सिलेबस देखा क्या क्या है इसमें। अब ये बताओ पेपर का पैटर्न क्या रहता है, कोई बताओ आप में से। सर 25 क्वेश्चन रहते हैं एप्टीट्यूड के, हाँ, और 75 क्वेश्चन रहते हैं डोमेन के। सो 25 क्वेश्चन आपके हो गए एप्टीट्यूड के, बाकी जो 75 बचे उसमें आई थिंक कितने 60 क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स होंगे और 15 क्वेश्चन मैथ के होंगे आई थिंक। हाँ, सो 25 एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होंगे, 15 क्वेश्चन मैथ्स के होंगे और 60 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन आपके स्टैट्स के होंगे। तो ये लास्ट ईयर का पेपर है, तो इसको देख लेते हैं। सो ये सब तो एक बार पेपर देख लेते हैं क्या है। सो देखो तुम लोग ऐसे नए तो नहीं, कुछ भी पता नहीं है, बहुत सारी चीजें आपको पता है, एक बार हम पेपर आज डिस्कस करते हैं। इससे क्या होगा, इससे आपको आइडिया मिलेगा कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मुझे भी आइडिया मिलेगा कैसे क्वेश्चंस पूछे गए, फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग नेक्स्ट क्लास से थ्योरी स्टार्ट करेंगे। तो आज हम सिलेबस पेपर देखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे पेपर को कि कैसे क्वेश्चंस आए हैं, है ना। उसके बाद फिर आपको एक आइडिया लगेगा। लेवल बहुत ज़्यादा नहीं, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते, है ना, लोअर लेवल का है या एवरेज लेवल तक जाता है, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते।
एक दो होगा, ज़्यादातर क्वेश्चन आसान होंगे। तो ये सब चलो एप्टीट्यूड है। तो एप्टीट्यूड की भी आपको तैयारी करनी पड़ेगी है ना, थोड़े से देखना पड़ेगा क्या क्या पूछे जा रहे हैं, तो आपको इसका आइडिया लगेगा कि थोड़े बहुत इंग्लिश आपको सीखना पड़ेगा है ना, और क्या क्या है ये। चलो थोड़ा से ठीक दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्या है सर पहले ही थोड़ा सही दिख रहा था, अभी बहुत ज्यादा कम जूम है। अच्छा, पहले से ही दिख रहा था। देखो सो है ना, इंडियाज, ये सब आपको जानना पड़ेगा थोड़े जीएस वेस ना एप्टीट्यूड में। लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी है ना, ये सब आपको। सर ये जनरल नॉलेज के भी आते हैं क्या इसमें? हाँ हाँ सर जनरल नॉलेज के भी आते हैं क्या इसमें? हाँ, तो एप्टीट्यूड में वही है, जनरल नॉलेज भी तो वही तो पूछ रहा था ना। जैसे क्या पूछ रहा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट इन द, क्या है, पर परमाफ्रोस्ट सॉइल ऑयल, क्या है gravel। इसमें थोड़ा वैसा नहीं दिख रहा तुम लोग। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। अच्छा, उसमें से अरेंज करना है। सो अच्छा, इसको मैं वो कर देता हूँ, तुम्हें दिखेगा ठीक से अभी। सो एक मिनट। अभी ठीक दिख रहा है? थोड़ा सा ब्लर है सर। ब्लर हो गया ना, तो ब्लर क्या हो गया? अभी ठीक है? अभी ठीक है सर, अभी अभी ठीक है। तो देखो, अच्छा इसे पूरा कवर तो नहीं हो रहा होगा, तुम्हारे पास सिर्फ होंगे, ओके। पूरे कैसे कवर होगा? हाँ सर, इतना ठीक है। ओके, नहीं कर तो साइज पूरा कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। ओके कोई नहीं, इसको बढ़ाई कर दें। एटलीस्ट तो रीडेबल होना चाहिए कि क्या है ना। सो रीडेबल होगा तो ठीक है, नहीं तो लार्ज कर दो था है ना, इससे क्या हो रहा है। ओके, सो जैसा ये सब है, तो ये सब तो एप्टीट्यूड वाले पोर्शंस हैं। हम आते हैं स्टैटिस्टिक्स वाले पोर्शन पे। तो एक साथ ही होगा, जो क्वेश्चंस होंगे स्टैट्स के एक साथ ही होंगे। तो ये सब एप्टीट्यूड है। कौन सा क्वेश्चन चल रहा है, ये क्वेश्चन नंबर है ये सब 3023। सो 25 तो ऐसे एप्टीट्यूड के होंगे। उसके बाद मैथ यहाँ से स्टार्ट हो गया, देखो ये सब मैथ के क्वेश्चन आ गया। सो यहाँ तक है ना, ये एप्टीट्यूड है ना। सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन इज 90 ईयर्स। इस तरह क्वेश्चन आप लोगों ने 9th 10th में किए होंगे। तो 10 years earlier the ratio of their age was 5.2। तो पूछ रहा है कि the present age of the father is। so so इस तरह से क्वेश्चन। अब यहाँ से मैथ स्टार्ट हो गया, लाइक सीक्वेंस की लिमिट क्या है, तो ये सर कराएंगे ये सब। ये सीरीज हो गया कि सम ऑफ एन टर्म ऑफ सीरीज किसके इक्वल है ना, ये सब। फिर ये भी सीरीज का क्वेश्चन है, कन्वर्ज करेगी कब। फिर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पे है। और यहाँ जो है आपके पास क्या पूछ रहा है, ये है ना, वैल्यू ऑफ लिमिट। ये आपसे पूछ रहा है कि कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है। तो ये सब क्वेश्चन है, यहाँ डेरिवेटिव हो गया। सो सीरीज हो गया, ओके। ये तो वही मैच करना आपको, इंटीग्रेशन के क्वेश्चन हो गया ये तो, इंटीग्रेट करना है आपको। तो मैट्रिसेस हो गया है ना, ये सब क्वेश्चंस हैं। तो आप पेपर देके आप आइडिया लगाओगे क्या पूछे जा रहे हैं, एटलीस्ट इस तरह का आइडिया रहेगा आपके पास। ये इंटीग्रेशन हो गया, तो एरिया है ना। फिर ये डबल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, ठीक
ठीक है, सब डबल इंटीग्रेशन हो गया। फिर यहाँ पे एरिया का क्वेश्चन है ये, यहाँ पे मैट्रिक्स पे हो गया ये, इस तरह क्वेश्चन है। और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, देन डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, फिर यहाँ पे यहाँ से प्रोबेबिलिटी स्टार्ट है क्वेश्चन नंबर 45 से, ठीक है। तो 45 क्वेश्चन से स्टार्ट है आपका। देखो क्या बोल रहा है, तो यहाँ से हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये हम सॉल्व करेंगे अभी, तो उससे एक आइडिया लगेगा कि आप लोग ऐसे आता ही होगा सुबह से एक बार, उसके बाद फिर हम सिलेबस नेक्स्ट क्लास से रिवाइज करेंगे, मतलब थ्योरीज पढ़ेंगे। तो अभी एक बार पेपर में देखते हैं क्या क्या आया, उसको सॉल्व करके देखते हैं। तो देखो क्या कहना चाह रहा है, समझते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, ये आपको कह रहा है कि 45 नंबर क्वेश्चन है ये। सो 4 पर्सन ABCD टेक टर्न्स इन अ सीक्वेंस ऑफ ABCD एंड सो ऑन। लाइक पहला चांस A को मिलेगा, दूसरा चांस B को, तीसरा C को, चौथा D को, फिर पांचवा चांस A को मिलेगा, इस तरीके से। तो अब क्या है, out of these 4 persons, the one who will roll a 6 for the first time will win the game. So क्या प्रोबेबिलिटी है D wins the game? तो बताइए आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, क्या प्रोबेबिलिटी है D wins the game? So how will you solve? अच्छा, तो कोई बता रहे कि मैथ्स का 25 रहता है। अच्छा, तो मैथ का 25 रहता है और एप्टीट्यूड भी 25 रहता है, ऐसा है क्या? जो चैट में बता रहे हैं, कौन बता रही है, सपना। तो आप ये कह रहे हैं कि मैथ का 25 क्वेश्चन आते हैं, स्टैट्स के कितने क्वेश्चन आते हैं, फिर एप्टीट्यूड कितने आते हैं, तो 25, तो ये कहना चाह रहे हो आप? हाँ, दो ही पार्ट में करा गया है, एप्टीट्यूड में और डोमेन वाले में। डोमेन में मैथ्स का और स्टैट्स का क्या रेशियो है वो नहीं है। अच्छा, वो फिक्स नहीं कर रखा है अभी, ओके। तो उसके हिसाब से हो सकता है सेट करते हैं, कोई बात नहीं, चलो देखते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं, आप लोग पहले ट्राई कीजिए, बताइए क्या आंसर आएगा। तो 4 पर्सन है, 1 by 1 क्या कर रहा है वो, रोलिंग अ फेयर डाई। आपसे पूछ रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है D विंस, D जीतेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट D विंस, समझिए। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट D विंस। तो देखो D कब जीतेगा, D को चांस कब मिलेगा, तुम सोचो लॉजिकली, D को चांस कब मिलेगा? जब ABC पर 6 के अलावा कुछ आएगा। हाँ, तो मतलब ये है कि A को 6 के अलावा कुछ आया होगा, तो 5/6 चांस है। B को भी 6 के अलावा कुछ आया होगा, C को भी, ओ सॉरी, C को भी 6 के अलावा कुछ आया होगा, बट D को 6 आ गया होगा। देखो हमें इसके फेवर में बात करना है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है D विंस, तो मुझे D के फेवर में बात करना है कि D कब जीत सकता है, मुझे ये देखना है। तो एक केस ये है, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, अब सेकेंड चॉइस पॉसिबिलिटी क्या है जब D जीतेगा, बताइए। तो 5/6 to the power 6 into 1/6 to the है ना, power 2। तो ऐसा होगा कि 1 राउंड में किसी को भी नहीं मिला 6, फिर ABC, तो ये सबको 6 के अलावा कुछ मिला, फिर यहाँ पे 6 आ गया। पहला केस था यहाँ पे 6 आ जाए तो D जीत जाएगा। दूसरा केस है कि यहाँ से लेके यहाँ तक 6 नहीं आया, फिर यहाँ 6 आ जाए, तो कितने टर्म्स हो गए, ये 6 नहीं आया, कितने टर्म्स है, 7 ना, तो 5/6 की पावर 7, अब 1/6 आ जाए। फिर नेक्स्ट टर्म कब आएगा, D के बाद फिर आया होगा ABCD, तो यहां से लेके यहां तक किसी को भी 6 नहीं आया, अब यहाँ पे 6 आ जाए तब D जीत सकता है। तो 5/6 कितनी बार आएगा, पावर कितनी होगी, 11, रस। तो आपका हो गया 5/6 की पावर 11 एंड इनटू में 1/6 एंड डॉट डॉट डॉट। तो अब आप जानते हैं कि ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज का सम है इनफाइनाइट टर्म का। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो ये था 5/6 की पावर 3 इंटू 1/6। सो फर्स्ट टर्म है आपका। सो बताओ इनफाइनाइट सीरीज का सम क्या होता है ज्योमेट्रिक में, हाँ, A/1 - R, A/1 - R, A मतलब फर्स्ट टर्म। सो A मींस फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म है आपका 5/6 की पावर 3 इंटू 1/6, दिस इज फर्स्ट टर्म, 1 - R, R मींस कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो कैसे निकलता है, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। तो बताओ कॉमन रेशियो क्या है,
हाँ है ना, कि कितना पावर बढ़ गया, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई हुआ, तो 5/6 की पावर 4 मल्टीप्लाई हुआ। सो 5/6 की पावर 4 मल्टीप्लाई हुआ। आप लोग इसे कैलकुलेशन करके बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा एबीसीडी में से, आप लोग ट्राई कीजिए। बी आ रहा है, ओके। बाकी लोग वेरीफाई कीजिए, अंधविश्वास गलत होता है, ठीक है ना। सो यू डू योर ओन कैलकुलेशन, मैच। कई बार गलती हो जाती है, कल भी ऐसी गलती हुआ, एक बच्चा बोल दिया है ना गलत, और बाद में क्लास के बाद एक बच्चा बोल रहा सर वो आंसर नहीं आ रहा है, तो क्लास में चेक कर लो कैसा है क्या। कई बार ना गलतियां हो जाती हैं, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं उसको सही। सो सब लोग श्योर हैं बी आएगा? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सर इसमें तो कैलकुलेटर नहीं मिलता होगा। हाँ, इसमें नहीं मिला कैलकुलेटर, जैम और गेटवे मिलता है, यहाँ कैलकुलेटर नहीं होगा। ये ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है? ऑनलाइन होगा ना अब तो? यस ऑनलाइन। अच्छा, तो ऑनलाइन एक बार चेक करना पड़ेगा वेबसाइट, एक्चुअली वेबसाइट बहुत अपडेटेड नहीं है इनका, चेक करना पड़ेगा कैलकुलेटर अलाउड है कि नहीं है, क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ, हो सकता है ये लोग अपडेटेड हो, क्योंकि हम बच्चे नहीं है ना, हमें क्या, हम कॉन्सेप्ट हमें चेक करना चाहता है, वो नंबर से एसएससी और रेलवे में वो चेक करते हैं आपका कैलकुलेशन आ रहा नहीं आ रहा। यहाँ क्या है कि आपको आपको कॉन्सेप्ट चेक कर रहा है आपका, ये चेक नहीं कर रहा नंबर मल्टीप्लाई डिवाइड करना आ रहा नहीं आ रहा। तो फिर भी अब इसमें एक बार देखना पड़ेगा, मैं श्योर नहीं होगी, मैं पता करता हूँ, आप लोग पता करना कैलकुलेटर अलाउड है कि नहीं है। वेबसाइट पे ऐसा लिखा होगा, नोटिफिकेशन में लिखा होगा, नोटिफिकेशन शायद अभी आया नहीं है ना, इस बार का नोटिफिकेशन आया अभी? नहीं सर अभी नहीं आया। हाँ अभी तक नहीं आया, इस बार हो सकता है अपडेट हुआ हो। पिछले साल शायद दिल्ली यूनिवर्सिटी इसमें इंक्लूडेड नहीं था, इस बार है, ऐसा है ना? हाँ सर। हाँ, तो अभी नोटिफिकेशन आएगा, तो नोटिफिकेशन में क्या है, जो ब्रोशर आते हैं उसमें सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, कैलकुलेटर अलाउड है कि नहीं है, क्या क्या मतलब सारे सब कुछ वहाँ डिटेल में लिखा होगा, किस कौन कौन सा इंस्टीट्यूट एडमिशन लेगा, किसके क्या एलिजिबिलिटी है, वो सब लिखा रहेगा। तो अभी नोटिफिकेशन आने दो। हाँ सर वेबसाइट तो मतलब बहुत अजीब सी बना रखी है, कुछ समझ में नहीं आता। अच्छा, चलिए यहाँ पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है 46 नंबर। सो 46 नंबर कह रहा है कि ये 46 नंबर क्वेश्चन है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ राइट स्क्यूड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। सो राइट स्क्यूड पीडीएफ है, तो क्या होगा, मीन लार्जर होगा मोड से, लार्जर होगा मीडियन से, मीन मीडियन मोड, मोड मीडियन मीन, मीडियन मीन मोड, क्या क्या रिलेशन होगा बताइए। राइट स्क्यूड का मतलब ये हो गया कि राइट टेल्ड ना इस तरह से होगा। तो बताओ इस तरह के डेटा में क्या होता है? हाँ, तो यहाँ क्या रिलेशन होता है मीन मीडियन मोड में, इस तरह के केस में? मोड क्या होता है पहले बताओ, मोड का डेफिनेशन क्या है, मीन मीडियन मोड का डेफिनेशन क्या है? प्रोबेबिलिटी के केस में मोड को हम कैसे डिफाइन करते हैं? मैक्सिमम वैल्यू जहाँ यस, कि जहां x की वो वैल्यू जिसपे पीडीएफ मैक्सिमम हो जाए, आप ग्राफ देख रहे हो तो कहां पे होगा मोड, जहां पे मैक्सिमम होगा, तो मोड आपका यहाँ पे, जो भी नंबर यहाँ पे होगा वो मोड होगा। मीन क्या होता है, एवरेज, है ना, अगर कॉन्टिन्यूअस है तो इंटीग्रेशन x एफ एक्स डी एक्स, एक्चुअली वो कुछ इधर आएगा क्योंकि इधर टेल्ड है, तो इधर होगा मीन। और मीडियन क्या होता है, मीडियन का डेफिनेशन क्या है? जहाँ पर हाफ हाफ हो गया। हाँ, मिडल वैल्यू, एक्चुअली जो उस x की जो भी वैल्यूज है उसको डिस्ट्रीब्यूशन को हाफ हाफ, मतलब लाइक प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू x हाफ हो जाए, मोर देन इक्वल टू x भी हाफ, उसके आगे उसके पीछे प्रोबेबिलिटी आधी आधी हो, तो वो कहीं ना कहीं इधर आएगा, ये केस होगा, ठीक है, मीन मीडियन मोड। अगर दूसरा वाला होता इस तरह से, मान लो होता, मान लो इस तरह के, तो फिर ऐसे होता कि यहाँ मीन, यहाँ मीडियन और यहाँ मोड। सो ये टेल इधर है, इसको लेफ्ट स्क्यूड बोलेंगे इसको हम, और ये राइट स्क्यूड है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ?
करेक्ट हुआ? सी ऑप्शन। तो हमारा ये था दिस वाज राइट स्क्यूड, है ना। इससे क्वेश्चन से भी ना हमें समझ आ रहा है क्या पूछा जा रहा है, उस तरह से थोड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ से भी क्लियर होंगे आपके, क्योंकि इट इज नॉट द फर्स्ट टाइम यू आर, है ना, लुकिंग ऑल दिस थिंग, ये सब चीजें आप नाम सुन चुके हो। ये था लेफ्ट स्क्यूड। ओके, तो इसमें ये था कि लाइक ये नंबर लाइन है, ठीक है, नंबर लाइन तो मोड से छोटा होगा, फिर मीडियन, ये नंबर लाइन है, तो नंबर लाइन पे क्या होता है, लेफ्ट साइड का नंबर छोटा है, राइट साइड उससे बड़ा, 1 2 3 इस तरह से होता है नंबर लाइन पे। तो मोड इज लेस देन मीडियन इज लेस देन मीन, तो मीन सबसे ज्यादा होगा। बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? देखो तुम ये मत देखो, हमें ये नंबर देखना है, ये x है, मान लो x1 x2 x3, तो मीन का मतलब क्या है, जब मीन फाइंड करोगे ना, सो मीन यहाँ पे कोई नंबर आएगा, दिस इज द नंबर मीन, दिस नंबर इज मीडियन, दिस नंबर इज मोड। सो अगर तुम नंबर लाइन पे जाओगे, ये नंबर लाइन एक्स एक्सिस है, तो क्या होगा, सबसे छोटा नंबर कौन सा है? हाँ मोड ना, तो बी ऑप्शन का रखो ना फिर तो, ठीक है ना, इस केस में ठीक है, किसी को डाउट है कुछ? नो सर। ठीक है ना, हाँ, अगर यहाँ होता तो लेफ्ट साइड है, मीन ये नंबर आएगा, दिस इज नंबर मीन, दिस इज मीडियन, दिस इज मोड, एक्स की वैल्यू मीन मीडियन है, इस तरह एक्स की वैल्यू है, समझ लो। सो ठीक है चलो, सो तो नेक्स्ट आते हैं, ये है 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन देखो, सो 47 क्वेश्चन कह रहा है आपका कि द फ्रीक्वेंसी कर्व ऑफ अ डेटा इज गिवन बिलो दिस, मतलब 1 की फ्रीक्वेंसी 3 बार है, 3 की फ्रीक्वेंसी 5 टाइम, 5 की फ्रीक्वेंसी 4 है, 7 की फ्रीक्वेंसी 2 है, 9 की फ्रीक्वेंसी 1 है। तो ये कुछ इस तरह से टेबल हो गया ना, जैसे आप जानते हो एक्स आई और एफ आई, ये समझ लो ऐसा कुछ हो गया। तो एक्स आई में है 1 3 5 7 9, और यहाँ हो गया 3 5 4 2 1, इस तरह से, ठीक। तो बताओ इसमें क्या पूछ रहा है आपसे, अब आपसे पूछ रहा है देखो इस टेबल को, और द मीन मीडियन मोड ऑफ द डेटा आर, अब आपको मीन मीडियन मोड निकालना है। तो ये सब 9th 10th में था, ठीक है ना, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो उसमें था ये। तो बताओ मीन मीडियन मोड, यस यस यस, तो आप फाइंड करो, बताओ क्या आएगा। सो आपको ये मैच करना है, इनमें से ऑप्शन बताने हैं, ए बी सी इनमें से। देखो आपको अभी लग रहा होगा आपको आता है ना, तो इतना ही मुश्किल नहीं है सीयूईटी, आप कर सकते हो, तो ये सब मुश्किल नहीं है, आप करके देखो, है ना, यहाँ थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि ओके मतलब आप कर सकते हो ये चीजें। देखो मोड क्या हो गया, मोड का मतलब क्या है, यहाँ से मोड बताओ, मोड क्या हो गया, तो मैक्सिमम जो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो x की क्या वैल्यू है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है? 3। हाँ 3, तो 3 आपका, तो जो 3 है वो आपका आ गया मोड आ गया, ठीक है। सो 3 इसमें क्या है, मोड है आपका। सो देखो 3 इज द मोड, तो यहाँ से मीन मीडियन मोड, तो ये 5 कह रहा है, तो ये ऑप्शन ऐसे आउट हो गया, ये भी 5 कह रहा है, तो ये ऐसे आउट हो गया, तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो अब ये है बी डी में से कोई एक करेक्ट होगा, क्योंकि x की वो वैल्यू जिस पे फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो मोड है। तो 5 फ्रीक्वेंसी है 3 पे, 3 मोड है, तो ये करेक्ट हो सकता है बी डी में से कोई। अब आप यहाँ देखो 3 और 5 है, तो चलो मीडियन ही निकाल लो, क्योंकि मीन तो दोनों में सेम ही दे रखा है, तो मीन से तो फर्क पड़ेगा नहीं हो, क्योंकि मीन निकालने का फायदा नहीं है ना, क्योंकि मीन तो सेम ही है, मुझे पता है मीन यही आएगा आपका, मीन निकालोगे यही आएगा। अब मोड निकालना पड़ेगा, 3 या 5, सॉरी मीडियन निकालना पड़ेगा। तो मीडियन क्या होता है,
मिडिल वैल्यू आपके पास देखो, ये एंड इसको ऐड कर लो, सो 3 + 5 8 4 12 जो है 15 15 है, मतलब टोटल आपके पास 15 पॉइंट है, मतलब 15 नंबर्स है टोटल, है ना, मतलब लाइक डेटा पॉइंट्स 15 है। तो बताओ मिडिल कौन सा वाला होगा? 15 नंबर में से अगर आप अरेंजिंग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है तो बताओ कौन सा नंबर वाला डेटा मीडियन होगा, है ना। तो आप जानते हैं ना 15 है, 7 उधर 7 उधर, या 15 + 1/2 जब ऑड है तो, सो 8th वाला। अब बताओ 8th वाला नंबर कौन सा होगा? देखो पहले 3 बार 1 आया होगा, 1 1 1, पहले 3 बार 1 आया, 5 और 3 कितनी बार आया? 5 बार, सो 3 3 3 3 5 बार, फिर उसके बाद 5 आया 4 बार, यही ना, और फिर 7 आया 2 बार, और उसके बाद 9 आया 1 बार। तो बताओ 8वां नंबर कौन सा है इसमें? So this is the median. मीडियन मतलब मिडिल वैल्यू, सो मिडिल वैल्यू इसके आगे 7 होंगे और इसके पीछे 7 होंगे, सो 3 इज द मीडियन, तो 3, सो ये वाला आंसर बी सही, तो ये आउट। चेक कर लो आप, बताओ डाउट है तो। ओके चलिए, अब आते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पे। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे, ये 48 नंबर क्वेश्चन है, लेट ए बी बी टू इवेंट विथ प्रोबेबिलिटी ए 0.5, प्रोबेबिलिटी बी 0.3, ठीक है, ए 0.5 बी 0.3 एंड ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट 0.3। तो पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी बी गिवन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, सिर्फ बी का कॉम्प्लीमेंट है, किसके इक्वल होगा? ट्राई करके देखो, ये तो एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी का है, बेसिक का है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यू ट्राई फर्स्ट। तो मैं लिख देता हूं, ये आपसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी बी गिवन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है आपसे, और यहाँ पी ए पता है, पी बी पता है, पी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट पता है। तो यू फर्स्ट ट्राई, 2 मिनट टाइम लो, नहीं हो रहा तो मुझे बताओ, फिर मैं करूंगा। ट्राई करके देखिए आप लोग क्या आता है। ओके चलिए सॉल्व करते हैं। बाकी लोग बताओ भाई, बाकी लोग भी कुछ जवाब दो, है ना, एक ही लड़का इलेक्टिव दिख रहा है। चलिए तो लगाते हैं फॉर्मूला। सो प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी है, सो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन ये है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, न्यूमरेटर हो गया, अपॉन प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया फॉर्मूला। अब इसको सिंप्लीफाई करने हैं, तो एक काम करते हैं, देखो खोल देते हैं इसको, तो न्यूमरेटर को ओपन करो, सो प्रोबेबिलिटी इसको खोल होता है ना, a इंटू बी प्लस सी, तो क्या लिखते हो, a इंटू बी a इंटू सी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, सो सेम यहाँ पे करो, तो ये हो जाएगा
बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है, ये करता हूँ यहाँ पे, तो प्लस बीच में आता है यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट अपॉन, अब देखो ये ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला लगाएंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू, अब देखो मुझे ये बताओ बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा? यस, फाइव के। तो ये एम्प्टी सेट हो गया, और एम्प्टी सेट का यूनियन ए इंटरसेक्शन बी के साथ लेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी आएगा। ओके, सो न्यूमरेटर आपका है ए इंटरसेक्शन बी। अब डिनोमिनेटर है पी ए प्लस पी बी कॉम्प्लीमेंट। तो पी ए तो मुझे यहाँ से पता था 0.5, तो मैं रख देता हूँ 0.5। पी बी कॉम्प्लीमेंट है, मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पता है 0.3, तो बी कॉम्प्लीमेंट होगा 0.7। आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये भी गिवन है आपको 0.3, तो ये आपका हो गया 0.3। तो डिनोमिनेटर पता चल गया। अब न्यूमरेटर के लिए ये दोनों यूज कर लो तो ऐसे ही आ जाएगा। नहीं, आई थिंक ये तीनों में दो ये यूज होगा, पहला वाला यूज होगा। ओके, ये बताओ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को हम क्या लिख सकते हैं? फॉर्मूला क्या है ए माइनस बी का? probability of A intersection B minus probability of B. नहीं, उल्टा हो गया, ये a माइनस बी है। Plus minus. जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, या देखो आप लिखो a माइनस बी, या आप लिखो a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों सेम बात है। और इसका फॉर्मूला क्या है? Probability of A minus probability of A intersection. यस यस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b, और ये मुझे दे रखा है 0.3। अब मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ a भी पता है यहाँ पे 0.5, तो मैं रख देता हूँ। तो 0.5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b 0.3, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b आ जाएगी 0.2, राइट? 0.5 है ये, तो यहाँ से a इंटरसेक्शन b आ जाएगी 0.5 माइनस 0.3 0.2। तो चलो काम हो गया अपना। सो न्यूमरेटर हो गया 0.2 और डिनोमिनेटर है 7 5 12 में से 3 घटाना है ना, तो 1.2 माइनस 0.3, सो 0.9 हो गया। तो मतलब फाइनल आंसर आ गया 2/9। चेक कीजिए, सो ए वाला है। बस थोड़े सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट था और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी यूज करना था, है ना? ठीक है ना? तो नेक्स्ट करते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका 49 नंबर। सो 49 नंबर कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एक्स है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वाई है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए क्या होगा? इनमें से कौन से इंटरवल में आएगा? ये डी वाला कहाँ गया इंटरवल? अच्छा, डी वाला इंटरवल यहाँ है। ओके, चलो छोड़ो। देखो ये कह रहा है तुमसे, हाँ चलो पूरा दिखाया हो। सो आपसे ये बोला जा रहा है, क्वेश्चन देखिए ध्यान से, कि कह रहा है ए की प्रोबेबिलिटी स्मॉल एक्स के इक्वल है, बी की प्रोबेबिलिटी स्मॉल वाई के इक्वल है, तो दोनों नॉन जीरो है, तो बी गिवन ए की प्रोबेबिलिटी किस इंटरवल में होगी? तो पिछला क्वेश्चन किया उस टाइप का ही है, ऐसे तो ट्राई कीजिए। सॉरी, तो आप सब इसका फॉर्मूला जानते हैं, क्या होगा बताइए? क्या लिखते हो इसको? हाँ, बात बराबर है, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और ए तो चलो पता है तुम्हें, ए की प्रोबेबिलिटी एक्स है ना? ओके, सो ए की प्रोबेबिलिटी है एक्स। अब मुझे डिसाइड करना है ए इंटरसेक्शन बी के बारे में, तो हमें क्या डिसाइड करना है? प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी के बारे में। ऐसे देखो, तुम्हें अगर ऐसे मुश्किल लगे कोई एक पर्टिकुलर एग्जांपल भी ले सकते हो, जैसे ये इन जनरल करेक्ट है ना? सर जी,
सर जैसे होता है ना कि कोई भी एक नंबर हम ले लेता है, उसके अगर हमारा ये फॉलो नहीं हो रहा है तो ये कैंसिल हो जाता है, हम उससे करके। यस यस। तो हम कोई भी पॉइंट ले लें, हम x को अगर 1 ले लेंगे तो सारी स्टेटमेंट ये सारी कॉन्ट्रडिक्ट कर जाएंगे, बस ये वाला ही फर्स्ट है तो अच्छा सही अच्छा, रहेगा। तो एक हम मान लीजिए चले ए को x को 1 ले लेते हैं, ठीक है। हाँ, मतलब गलत दिखाने के लिए एक एग्जांपल काफी है, यू राइट। तो सिंपली हम x को 1 लेते, आप ये कहना चाह रहे हो है ना। ओके यस यस, तो अगर x को मैं 1 ले लिया तो 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0। तो ये y बाई एक्स, और जिस लॉजिक से c आउट हुआ तो उसी लॉजिक से ये भी आउट हो गया और ये भी आउट हो गया। ठीक है, आप सही कह रहे हैं। हाँ, जैसे मैंने y बाई एक्स को आउट किया था, क्यों आउट किया था कि इंटरसेक्शन जरूरी नहीं है y से ज्यादा हो, y तो b की प्रोबेबिलिटी कम ही होगी। सो आप सही कह रहे हैं ना, इसने कहा था x नॉट इक्वल टू 1 लो, एग्जैक्टली है ना, दिस इज वेरी सिंपल। उसने कहा था कि x इज, तो एक एग्जांपल गलत कहने के लिए काफी है ना। सो x को आप 1 ले लो, x को जब आप 1 ले लिए तो ये 1 1 कैंसिल, ये बचा y बाई एक्स, यहाँ बचा y बाई एक्स, यहाँ बचा y बाई एक्स, ये तीनों ऑप्शन खुद ही बाहर हो गया, बी सी डी, तो ओनली ए बचेगा। ठीक है, आप सही कह रहे हैं। सो दिस इज फाइन, इतना टाइम लगाने की जरूरत नहीं थी, जस्ट आप x को 1 ले लो तो उससे ऐसे ही आउट हो गया सारे ऑप्शंस, क्योंकि इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी y से ज्यादा होगी ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उल्टा होगा, ये कम होगी है ना। सो ये वाला रिलेशन है। तो यहाँ कह रहा है कि बीसीडी में वैसा होगा अगर x को हमने 1 ले लिया तो। ठीक है, ओके, तो दिस इज नाउ फाइन, x को 1 ले लो, दिस इज फाइन नाउ। चलिए तो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 50। सो क्वेश्चन नंबर 50 जो है, ए की प्रोबेबिलिटी दे रखी 0.7, बी की 0.2, ए सबसेट है बी का। तो आपसे पूछ रहा है कि ए बी कॉम्प्लीमेंट, इसका क्या मीनिंग हुआ ए बी कॉम्प्लीमेंट का, बताओ इसका क्या मीनिंग है। यस यस, सो मीनिंग इज ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, है ना। जैसे नंबर में जैसे मान लो एक्स वाई लिखा रहता है तो आपको पता है कि ए एक्स इंटू वाई है, सिमिलर थिंग सेट में अगर ऐसा लिखा हुआ है बीच में कुछ नहीं है तो इंटरसेक्शन है। ठीक है, तो हम अभी तो निकाल देंगे, आप बताइए क्या होगा, तो ट्राई कीजिए। अच्छा, ये भी बता रखा है ए सबसेट है बी का, तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इनफैक्ट अगर ये है तो स्ट्रिक्टली एक मिनट, यहाँ पे क्या है, ए की प्रोबेबिलिटी 7 है, बी की 0.2 है और ए सबसेट है बी का। कुछ गड़बड़ नहीं लगा आपको? ये अगर ऐसा होगा तो हम क्या जानते हैं इसके बारे में, क्या ये रिजल्ट होता है कि ए अगर सबसेट है बी का तो ए की प्रोबेबिलिटी लेस देन बी होगी, ये सुनो चेक कीजिए। सर आई थिंक बी इज द सबसेट ऑफ ए, ऐसा कुछ होगा। हाँ, यहाँ मतलब गलत, कुछ तो गलत है यहाँ पे, क्योंकि ए तो है 0.7 है, बी 0.2 है, तो कैसे हो सकता है ए सबसेट बी का, तो होना चाहिए बी सबसेट ए का। ओके, मतलब ये क्वेश्चन गलत रहा होगा। क्योंकि ये रिजल्ट है ए सबसेट बी का, तो ए की प्रोबेबिलिटी बी से कम होगी। ओके, बताइए तो इसका बताओ, अब बताओ। चलो ठीक है, हम कर लिया बी सबसेट है ए का, तो अब बताइए मिनिमम वैल्यू इसकी क्या होगी। सर जी सर लाइक अगर हम इसे जैसे यही देखें चलिए कि ए बी का सबसेट है, हाँ हाँ तो जैसे हम इसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, हाँ हाँ, तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी लिख सकते हैं। यस यस, अब जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है, इसमें हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख देंगे डायरेक्ट, क्योंकि वो उसके अंदर ही तो कंटेन कर रहा है, अगर वो उसका सबसेट है। अच्छा, मतलब ये कह रहे हो अगर ए सबसेट है बी का तो ए इंटरसेक्शन बी ए हो गया, आप ये कह रहे हो। यस सर। ठीक है, तो आप तो क्या आएगा उससे, बी ए माइनस बी, हाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो गया। अच्छा, तो मतलब वो आप ले रहे हैं ना, ये गलत है ना मतलब। नहीं नहीं, ये सही है। अरे तो सही है तो इंटरसेक्शन किसके इक्वल आएगा, अगर ए जो है सबसेट है बी का, हाँ तो ए जो है वो बी के अंदर ही कंटेन कर जाएगा। यस यस, ये बी है, ये ए है, ये ए है, ये बी है, यस। हाँ सर सही समझ में आ गया, कंडीशन हुआ ये। हाँ, ये गलत लिख रखा है ना यहाँ। हाँ यूनियन होता तब होता, हाँ सर। हाँ हाँ हाँ, आगे आंसर है, आंसर आ गया।
जी, तो अगर यूनियन होता तो उस केस में होता ये। तो यहाँ पे पी ए माइनस पी बी टाइप का हो गया ना। यस सर। अब पी ए माइनस पी बी हो गया, तो ना पी ए माइनस पी बी क्या होगा ये पूछ रहा है। तो ये ही होगा ना, हाँ? इंटरसेक्शन लिया है। तो हमने बी लेसन ए, बी सबसेट ऑफ ए लिया ना। अच्छा, आपने वो कंडीशन, ओके। हाँ वो गलत है, गलत यही कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा था, ये गिवन में ही कॉन्ट्रडिक्शन आ गया कि ए का 0.7 कह रहा है, बी का 0.2 कह रहा है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ए सबसेट हो बी का, ऐसा हो ही नहीं सकता ना। ए तो सबसेट होगा, ए सबसेट होगा बी का, तो ए की प्रोबेबिलिटी कम होगी, यहाँ ज्यादा दे दिया। तो इसने क्वेश्चन में थोड़ी गलती की है, या तो यहाँ गलती की है, यहाँ गलती की है, इस तरह से। तो यहाँ पे अगर है एटलीस्ट ये है तो 0.5 आ गया, ये चीज है। सर इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में जब अपन ने प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 ले लिया, तो हाँ। अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 होना चाहिए, ऐसी कोई नेसेसिटी कंडीशन नहीं लगती क्या? क्योंकि B को 0 नहीं ले सकते ना। तो ज्यादा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये 1 से ज्यादा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हैं? सर ये ए इंटरसेक्शन बी पी बी कैसे लिखा है? पी ए नहीं आना चाहिए। नहीं, हमने बी सबसेट ए का लिया ना। बताइए क्वेश्चन आप पहले ध्यान से देखिए, एक मिनट। अब आप समझिए, यहाँ क्वेश्चन क्या ये करेक्ट क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये क्या क्वेश्चन करेक्ट है? आप ये समझिए, क्या ये क्वेश्चन करेक्ट है कि क्वेश्चन ही इनकरेक्ट है? मैं ये बोल रहा हूं ए की प्रोबेबिलिटी है 0.7, बी की है 0.2, ए का है सबसेट बी का। तो क्या ऐसा हो सकता है? आप बताओ मुझे। ये ए है, ये ए है और ये बी है, तो ए की प्रोबेबिलिटी 0.7 हो जाएगी और बी की प्रोबेबिलिटी 0.2 होगी। ऐसा हो सकता है क्या? मतलब जो लार्जर सेट है उसकी प्रोबेबिलिटी छोटी कैसे होगी? यहाँ कह रहा है बी लार्जर सेट है और यहाँ कह रहा है बी की प्रोबेबिलिटी कम है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? क्वेश्चन ही गलत हो गया ना, कॉन्ट्रडिक्शन क्वेश्चन में ही आ गया। ऐसा कैसे होगा? यहाँ प्रोबेबिलिटी ए ज्यादा है बी से और ये भी कह रहा है ए सबसेट है बी का, तो ऐसा कैसे हो सकता है दोनों? यहाँ कह रहा है ए ज्यादा है बी से, यहाँ कह रहा है ए कम है बी से, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये क्वेश्चन गलत है। ओके, तो इसमें मार्क्स 2 और मिला होगा अगर आंसर किया होगा तो। अच्छा, ये अभी करेंगे, ये डेटा ग्राफ, इसको हमने पढ़ा नहीं थ्योरी इसका, तो हम ये करते हैं। लीजिए ये क्वेश्चन कीजिए 52 नंबर कि अर्न ए कंटेन्स 4 white 6 black balls, अर्न बी कंटेन्स 6 white 4 black balls, फिर एन अर्न इज सेलेक्टेड एट रैंडम एंड बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द सेलेक्टेड। हाँ, तो इफ द ड्रॉन बॉल इज व्हाइट, दे दिया आपको व्हाइट है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है अर्न वे वाज सेलेक्टेड? तो सिंपल बेस थ्योरम, ये तो कर दोगे आप लोग, करके देखो, बताओ आंसर क्या आएगा। ये तो इजी है, क्लास 12th में है आपके पास, तब बताओ इनमें से आंसर क्या आ रहा है। आंसर बताओ क्या आएगा। ओके, बाकी लोग चेक कर लो, डाउट है तो बताओ, मैं सॉल्व कर देता हूँ, और नहीं तो इफ यू एग्री देन इट इज फाइन। आप चेक करो, अगर आपका भी सॉल्व कर दो। ओके, देखिए तो क्या कह रहा है कि आपका एक कंटेंट 4, देखिए तो दो आपके पास बॉक्स है, मान लीजिए बॉक्स ए, इसके अंदर है 4 white और 6 black,
और ये है 6 वाइट 4 ब्लैक। ये अब बी है आपका, दो अर्न है ए एंड बी, मतलब बॉक्स टाइप का है। एंड अर्न इज सेलेक्टेड एट रैंडम, सो लाइक दो आपके पास बॉक्स है, एक बॉक्स चुनना है, इसकी प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ होगी एट रैंडम। अब कह रहा है कि इफ द ड्रॉन बॉल इज व्हाइट, आपको गिवन है इवेंट ए नाम देता हूं कि ड्रॉन बॉल इज व्हाइट, ये बता दिया आपको। तो आपसे पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है अर्न ए वाज सेलेक्टेड। अच्छा ए नाम के इसको कुछ ई ले लो इवेंट, ठीक है, इसको ई ले लेता हूं मैं। तो अब ए गिवन ई, ये बोल देते हैं, है ना, ए तो यहाँ था इसलिए इसको ए यूज कर लेते हैं। ए अर्न बी अर्न, है ना, ए गिवन ई। सो क्या प्रोबेबिलिटी है अर्न ए वाज सेलेक्टेड गिवन बॉल वाज व्हाइट। सो ई या डब्ल्यू लेना चाहो डब्ल्यू ले लो इसको, है ना, तुम्हारी मर्जी है, इसको तुम डब्ल्यू ले लो तो ये डब्ल्यू इवेंट हो गया। डब्ल्यू इवेंट मतलब कि व्हाइट बॉल ड्रॉ हुआ था। तो बेस थ्योरम से क्या हो जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ W गिवन A। या आपको शायद E1 E2 में पता होगा। E1 का मतलब फर्स्ट वर्ड इज सेलेक्टेड, फर्स्ट वर्ड इज सेलेक्टेड A, E2 का मतलब सेकंड वर्ड इज सेलेक्टेड, फिर A वहां लेते हैं। NCERT में जो लैंग्वेज उसकी बात कर रहा हूँ वहां A लेते थे, ठीक है ना। तो आप कैसे भी करो, आपकी मर्जी है। PA सो व्हाइट गिवन A, टोटल प्रोबेबिलिटी डिनोमिनेटर में आता है। सो ये आपका फॉर्मूला है जिसका नाम है बेस थ्योरम। सो हमने क्या किया कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि ए वाज सिलेक्टेड गिवन दैट व्हाइट बॉल वाज ड्रॉन। इसका फॉर्मूला ये आता है। अब सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं, देखिए। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अर्न, तो यहाँ था कि एन अर्न इज सिलेक्टेड एट रैंडम। सो एट रैंडम मतलब हाफ हाफ प्रोबेबिलिटी, तो हाफ हो गया। अब अगर आपने ए सेलेक्ट करा है तो व्हाइट आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। अगर आपने ए सेलेक्ट करा है, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल। तो व्हाइट कितने हैं इसमें, 4, कितने में से 10 में से, सो 4/10 न्यूमरेटर हो गया। डिनोमिनेटर ऐसे ही होगा, हाफ इंटू 4/10 प्लस। अब अगर आपने सेकेंड अर्न सेलेक्ट किया है तो पहले व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल सेलेक्ट द सेकेंड अर्न, सो इट इज हाफ। और अगर आपने सेकेंड अर्न सेलेक्ट किया तो क्या चांस है व्हाइट आएगा, तो व्हाइट आने का क्या चांस है 6/10। तो इसका आंसर होगा, सो सॉल्व कर लीजिए। तो ये हाफ हाफ तो कॉमन लेके काट सकते हैं आप, और ये 10 10 10 भी कट जाएगा। तो यहाँ से आ गया 4/10, है ना, 4/10 तो मतलब आ गया 0.4, ठीक है। तो चेक कीजिए बाकी लोग, अगर डाउट है तो बताइए। ये क्लास 12th में है, आप 12th के एनसीईआरटी अगर किए होंगे तो आपको याद होगा, और किया ही होगा आप लोगों ने। करें नेक्स्ट। तो 53 नंबर क्वेश्चन, आइए 53 में 53 क्वेश्चन कह रहा है कि PDF y का दे रखा है p टाइम मॉड y अपॉन 1 प्लस मॉड y होल पावर 4। y कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो p की वैल्यू क्या होगी ताकि ये PDF हो। तो ये बताइए, इजी है। क्या करेंगे इस क्वेश्चन में कि कह रहा है PDF हो तो स्मॉल p क्या हो, p कोई कांस्टेंट है, तो क्या करेंगे आप लोग। जी जी, जस्ट इंटीग्रेट कर लेंगे आप। दिस इज 1, चूंकि ये इवन फंक्शन है तो आप 2 टाइम तो क्या होगा, ये जो y है मॉड y जस्ट y हो जाएगा, बिकॉज यहाँ 0 to infinity हो गया तो पॉजिटिव है। तो यहाँ से होगा 1 प्लस y पावर 4 dy। क्या आप इंटीग्रेट कर पाएंगे अब। इजी है आई थिंक। सो p बाहर कर लो, p बाहर कर लो, तो यहाँ करो y प्लस 1 माइनस 1, इस तरह से कर लो। हाँ, या y 1 प्लस y को t ले लो, कैसे करोगे आप लोग। क्या आ रहा है आंसर आपका। सर मेरा ऑप्शन सी है, बीटा 2 बनाया है, y की पावर ऊपर n माइनस 1 और नीचे 1 प्लस y m प्लस n। ओके ओके ओके, आपको याद है आइडेंटिटी, मतलब ठीक है।
बाकी लोग चेक कर लो एक बार। सो यहाँ से आ गया। हाँ तो बीटा कैसे बनाया? अच्छा बीटा करके, बीटा, अच्छा बीटा से भी कर सकते हो। ओ अच्छा। अपन जनरली बीटा 1 पढ़ते हैं, फिर फॉर्म भी होती है बीटा 2, जिसमें डिनोमिनेटर में आता है 1 प्लस और ऊपर जो दिख रहा है ये y की। यस ऊपर जो होता है उसकी पावर होती है m-1 और डिनोमिनेटर में होता है 1 प्लस y टू द पावर m प्लस n। हाँ 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 ओके। तो फाइनल आंसर 3 है, आर यू श्योर ना? अच्छा वो चलिए पीडीएफ आपको याद, बीटा टाइप 2 का पीडीएफ से कंपेयर कर लो, ये कहना चाह रही ना? ओके बीटा टाइप 2 का पीडीएफ से कंपेयर कर लो, ठीक है। दिस इज आल्सो वन, वो भी एक तरीका है, वो इजी वे है देन दिस, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, उसमें डायरेक्टली आप देख के बता पाओगे। अच्छा ठीक है ना, तो आगे आप चाहो तो इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, वो तरीका। अदरवाइज जो बता रही है कि यू जस्ट कंपेयर विद द बीटा ऑफ सेकंड काइंड, तो उससे हो जाएगा। और ये अल्टरनेटिव वे है, तो ये थोड़ा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा यहाँ पे, तो आप सॉल्व करके देख लो क्या आता है। अदरवाइज बीटा के पीडीएफ से कंपेयर कर लो, बीटा टाइप 2। चलिए नेक्स्ट है 54। ये आपसे कह रहा है कि x1 x2 xn भी आईआईडी बर्नौली पैरामीटर p, तो मिनिमम का एक्सपेक्टेशन क्या होता है बताइए। x1 x2 xn आर बर्नौली 1, p, मतलब बाइनोमियल है ना, बाइनोमियल 1, p, तो बाइनोमियल को बर्नौली बोलते हैं आप लोग। सो हमें पूछ रहा था एक्सपेक्टेशन ऑफ मिनिमम ऑफ x1 x2 xn। सो अगर आप डेफिनेशन लगाओगे तो क्या होगा, सो मिनिमम ऑफ दिस अपॉन, मतलब इनटू जॉइंट पीएम जॉइंट, तो एक काम करो यहाँ से पहले तुम मिनिमम का वो निकाल लो, प्रोबेबिलिटी मिनिमम ऑफ x1 x2 xn जो मैं निकाल रहा था ना। अच्छा ये बताओ, चलो छोड़ो सीधा, मिनिमम 0 कब होगा, ये इसका मिनिमम 0 कब होगा बताओ। अरे आपको पता है ना इसका सपोर्ट क्या होता है, इसका सपोर्ट या 0 है या 1 है, यही है ना? हाँ मतलब जो बर्नौली में सपोर्ट है वो 0 या 1 है। तो अगर आप बोल रहे हो मिनिमम 1 है, इसका क्या मतलब हुआ, सॉरी मिनिमम 0 है, इसका क्या मतलब हुआ? अच्छा मिनिमम 0 है, तो इसको लिख सकते हो 1 माइनस एक मिनट, मिनिमम इज इक्वल टू 0 है, तो मिनिमम इज इक्वल टू 0, इसका मतलब ये है कि कोई एक 0 हो सकता है, बाकी 1 हो सकता है। अच्छा इसको 1 माइनस कर देता हूँ, सो मिनिमम ऑफ x1 x2 xn दिस इज 1 नाउ, ठीक। नॉट 0 का क्या मतलब है, 1 ही होगा। सो बताओ अब 1 माइनस n नंबर्स हैं जिसकी वैल्यूज या तो 0 या 1 हो सकती है या 1 हो सकती है, तो इन सब का मिनिमम लिया 1 आया, इसका क्या मतलब हुआ, सारे 1 है जी सारे 1 है, राइट। तो ये आपके क्या हो गए कि x1 इज 1, x2 इज 1, डॉट 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 xn इज 1, यू राइट। तो 1 माइनस चूंकि आईडी है तो x1 इज इक्वल टू 1 और इसकी पावर n। तो अब बताइए मुझे ये क्वांटिटी कितनी है, ये कितनी है p, तो ये हो गया 1 माइनस दिस। सो ये क्या प्रोबेबिलिटी आया, प्रोबेबिलिटी 0 पे। और सिमिलरली आपसे मैं पूछूं कि मिनिमम ऑफ x1 x2 xn इज 1, तो इसकी देखो 0 पे प्रोबेबिलिटी वो थी, तो 1 पे प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, p टू दी पावर है। अच्छा p, ठीक है ना ये, ओके। सो तब मैं गलत कर रहा था, सही कर रहा था। अब बताओ यहाँ से एक्सपेक्टेशन इसका, तो ये एक रैंडम वेरिएबल मान लो y है, सपोज e दिस इज y, तो यहाँ से आपने देखा कि प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी है 1 माइनस p की पावर n, और यहाँ से आया प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 1 p की पावर n,
तो क्या आंसर होना चाहिए? अच्छा, तो तब मैं गलत कर रहा था क्या? चेक कीजिए एक बारी। तो अब यहाँ से y का एक्सपेक्टेशन निकालिए, कितना आएगा? कितना? की पावर है। अच्छा, तो तब मैंने क्या लिखा था? तब मैं शायद गलत लिखा था, है? पी एन। अच्छा, वहां जो मैं कर रहा था एक्चुअली इस तरह से होता, जो मैं कह रहा था 1 माइनस सी डी एफ उसकी पावर एन होता 1 माइनस और उसका जो सी डी एफ होता है, हाँ सी डी एफ दिखाया था ना 1 माइनस पी था। एक मिनट, नहीं फिर भी कुछ प्रॉब्लम है। आंसर क्या हमारा? पी की पावर है ना। अच्छा, तो वो एक्चुअली कॉन्टिन्यूअस के लिए था वहाँ पे शायद, सो डिस्क्रीट में वैलिड नहीं होगा। ओके, सो जो आइडेंटिटी लिखे थे ना वो स्पेशली कॉन्टिन्यूअस के लिए है। ओके, मतलब इसमें कोई डाउट है? देख लो अभी तो हमने किया है। इज इट फाइन? एक्सपेक्टेशन ऑफ y p की पावर n कैसा है? हाँ, जैसे आप लोग एक्सपेक्टेशन कैसे निकालते हो? जैसे मान लीजिए y प्रोबेबिलिटी y बराबर 0 है आपका, प्रोबेबिलिटी y बराबर 0 है 1 माइनस पी की पावर n, और प्रोबेबिलिटी y बराबर 1 है p की पावर n। सो ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है ना। तो अब बताइए आपकी किसी डिस्क्रीट में मीन का क्या डेफिनेशन है? मुझे अगर ई वाई, p of x into p of n, तो y into p of y, हाँ y इंटू पी वाई, तो y की वैल्यू क्या क्या है? 0 into minus p, दिस प्लस 1 इंटू 1 पे क्या प्रोबेबिलिटी है? p की पावर n। ठीक है, तो क्लियर है? ठीक। हाँ, तो दिस इज बेटर वे, आई थिंक दैट वाज समथिंग रॉन्ग, सो दिस इज फाइन। ये डिस्क्रीट में इस तरीके से ही करना है, जब डिस्क्रीट ऐसा हो वो कॉन्टिन्यूअस के लिए फॉर्मूला, वहां वहाँ भी एक्सपेक्टेशन नहीं निकाला था हमने जस्ट सीडीएफ का फॉर्मूला लिखे थे, आगे भी और करना होता जो किया नहीं हमने। सो आई थिंक दिस इज फाइन देन। अगर कोई भी डाउट अभी भी तो बताओ। ठीक है, हमने कहा कि इसकी वैल्यू 0 होगी या 1 होगी। 0 होगी तो 0 पे समझ नहीं आ रहा था, 1 माइनस कर दिया। अब n नंबर से जिसकी वैल्यू 0 या 1 हो सकती है, उन सबका मिनिमम 1 था, तो मिनिमम 1 तभी आएगा जब सबको 1 होना पड़ेगा। और चूंकि आईआईडी है तो x1 इज इक्वल टू 1 और ये n टाइम प्रोडक्ट होगा, सबकी वैल्यू सेम है तो पावर n हो गई। तो ये कितनी 1 पे कितनी होती है p, और 0 पे 1 माइनस p। जी सर वैसे मुझे लग रहा है वो ये वाला सही होगा। कौन सा वाला? यहाँ पर मिनिमम x1 x2 xn इज इक्वल टू 1 जब ले रहे हैं सर हम, हाँ तो हम 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ मिनिमम इज इक्वल टू 0 लेंगे ना सर। हाँ, तो मिनिमम 0 लोगे तो मिनिमम 0 कब आएगा? उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो हमने लिया था क्योंकि हमारी नीड थी। यहाँ वो नीड नहीं है, यहाँ डायरेक्टली इम्प्लाई हो रहा है। देखो यहाँ मिनिमम 1 है, तो मिनिमम 1 है। अब n नंबर का मिनिमम 1 है, n नंबर्स दिस कैन टेक वैल्यू अदर 0 और 1, या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, दो ही वैल्यू पॉसिबल है ईच xi का। अब इन सब का मिनिमम 1 है, तो यहाँ से डायरेक्टली इम्प्लाई हो रहा है, तो यहाँ 1 माइनस ये करने की जरूरत नहीं है, यहाँ मजबूरी थी क्योंकि यहाँ डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। मिनिमम 0, इसका मतलब है कुछ 0 भी हो सकता है, कुछ 1 भी हो सकता है, तो हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कितने 0 है और कितने 1 है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हम डिसाइड कर पाए कि 1 है मिनिमम, मतलब सब 1 ही है ना, क्योंकि वैल्यू 1 से ज़्यादा हो नहीं सकती है, तो 0 या 1 होगी, तो इसीलिए यहाँ डायरेक्टली आ गया, तो यहाँ से डायरेक्टली ये p की पावर n आ गया। अच्छा ठीक है। हाँ हाँ सर, और पीएमएफ की प्रॉपर्टी से भी कह सकते हैं क्योंकि दो पे डिफाइन है 0 और 1 पे, तो हाँ। इनका सम 1 होना चाहिए। यस यस यू आर राइट, है ना। तो सम भी 1 आना चाहिए क्योंकि सपोर्ट में सिर्फ दो ही वैल्यू है 0 और 1, तो दोनों पे सम 1 आना चाहिए, राइट। तो 0 पे ये वैल्यू है ना, 0 पे ये है, 1 पे ये, दोनों को ऐड करके 1 आ रहा है, तो ये पीएमएफ भी डिफाइन है। यस ठीक है, दिस इज फाइन। तो अभी के हिसाब से आंसर हमारा आया p की पावर n। ओके, तो पहले मैं क्या कह रहा था? सो ओके, सो दैट वाज, तो आपको ध्यान रखना होगा ना, गलतियां कई बार हो जाती है। सो फाइनली ये आंसर आया, राइट। अच्छा, तो मैं तो ये पहले कह रहा था कि दिस टू आर आउट, यही ना, और इनमें से एक सही होगा, तो मैंने इसको कर दिया था ना, सो दिस इज नॉट ट्रू। ओके ठीक है, तो आपको समझ आया, हमने इसका पीएमएफ निकाल दिया। हमने क्या किया, मिनिमम ऑफ ईच एक्स का पीएमएफ निकाल लिया, पीएमएफ निकल गया तो मीन आ गया। ओके ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 55। क्या बोल रहा है? कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y 0.3, तो देन कोरिलेशन बिटवीन
2x प्लस 3 एंड 4 माइनस 3y इज। ट्राई कीजिए। कर पाओगे या सॉल्व करूं मैं? चलिए थोड़ा सा बता दीजिए। ओके, तो कोरिलेशन को पहले ऐसा करते हैं, कोवेरिएंस में ले आते हैं, शायद थोड़ा आसानी होगी। तो ओके, सो यहाँ क्या बोला है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स वाई 0.3। तो कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या था, कोवेरिएंस बिटवीन एक्स वाई अपॉन वेरिएंस ऑफ एक्स वेरिएंस ऑफ वाई का रूट, है ना। तो स्टैंडर्ड डेविएशन दिस क्वांटिटी इज 0.3। ओके, तो आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ से क्या करते हैं, कोवेरिएंस बिटवीन एक्स वाई आ गया 0.3 टाइम्स सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। सिग्मा एक्स मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड सिग्मा वाई मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। अच्छा, अब हमसे क्या पूछ रहा है, कोरिलेशन। पहले कोवेरिएंस निकाल लेते हैं। कोवेरिएंस बिटवीन 2x प्लस 3 कॉमा 4 माइनस 3y। एक्चुअली कांस्टेंट खत्म हो जाता है, तो जस्ट यहाँ पे ये इक्वल रहेगा 2x कॉमा माइनस 3y के। चेक कीजिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, कांस्टेंट का कोई रेलेवेंस नहीं था। अगर आप ऊपर भी करेंगे डेफिनेशन से तो बाद में कैंसिल हो जाएगा। ठीक, 0 हो जाएगा ना। मतलब ऐसा तो प्रॉपर्टी ये होती है कि दिस इसके साथ फिर इसका इसके साथ फिर इसका इसके साथ इसका इसके साथ 4 टर्म ले सकते हो, लेकिन क्या होगा 4 टर्म में 3 टर्म 0 आ जाएगा, तो 1 टर्म बस नॉन जीरो बचेगा, ये वाला। अब ये 2 और -3 बाहर आ जाएगा, तो -6 कोवेरिएंस बिटवीन एक्स वाई। ठीक, और कोवेरिएंस बिटवीन एक्स वाई यहाँ आ चुका है 0.3 सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। तो इसको मल्टीप्लाई करो 0.6 से, मतलब सॉरी -6 से, तो ये आपका आ गया टोटल। इसको मल्टीप्लाई कर दो, है ना, ये आ चुका है ना 1.8 माइनस। अच्छा, तो -1.8 सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, राइट। सो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। अच्छा, हमसे क्या पूछा था, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, कोरिलेशन बिटवीन 2x प्लस 3 कॉमा 4 माइनस 3y। तो हम लिखेंगे कोवेरिएंस बिटवीन 2x प्लस 3 कॉमा 4 minus 3y upon root under variance of this. So variance of 2x plus 3 variance of 4 minus 3y। जस्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ जो हमने यहाँ लगाया। कोरिलेशन कोएफिशिएंट का मतलब है कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स वाई, भाई इसका ये मतलब था, है ना। तुम इसको भी ऐसा लिख सकते थे, दिस स्क्वायर, है ना, आप जानते हो फॉर्मूला ऑलरेडी। तो बताइए, न्यूमरेटर तो आ चुका है हमारे पास, तो न्यूमरेटर है -1.8 सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन, अब इसका निकालो कितना आएगा, 4 वेरिएंस एक्स, 4 टाइम वेरिएंस एक्स, सिग्मा स्क्वायर, तो रूट ले लोगे तो कितना हो जाएगा 2 टाइम सिग्मा एक्स, और यहाँ जो 4 का 0 हो जाएगा वेरिएंस, माइनस तो प्लस हो जाएगा, 3 3 जा 9, तो 9 टाइम वेरिएंस वाई, तो 9 का रूट 3 टाइम वेरिएंस y दिस। तो फाइनल बताओ कितना आया। 0.3। यहाँ पे माइनस नहीं आएगा यहाँ पे ये हाँ। नहीं, माइनस का वेरिएंस प्लस हो जाता है, क्या होता है, वेरिएंस ऑफ ए एक्स
ठीक है ना। सो ए स्क्वायर वेरिएंस एक्स, बी स्क्वायर वेरिएंस वाई। ओके ठीक है, तो ये तो कांस्टेंट का वेरिएंस 0 रहता है, तो ये 4 का 0 हो गया, माइनस प्लस हो गया, एंड 3 का स्क्वायर 9, 9 का रूट 3 हो गया। तो कैंसिल होकर कितना बताया आपने, 18/6, ठीक है ना, ये बीच में इंटू है, तो -1.8/6 कितना हो गया, 0.। ये 18। चेक करो तो कौन सा होगा, सी वाला। चेक कीजिए, अगर डाउट है तो बताइए। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट का ये फॉर्मूला होता है, पहले हमने कोरिलेशन से कोवेरिएंस निकाल लिया, और फिर कोवेरिएंस इन दोनों के बीच, क्योंकि इसके बीच का कोरिलेशन चाहिए था, तो मैंने कोवेरिएंस पहले निकाला, फिर कोरिलेशन का फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, डाउट है तो बताइए इसमें। चलिए आगे देखते हैं, 55 था ये, तो 56 है ना, ये 56 होगा। सो 56 नंबर क्वेश्चन है कि y बी द पीडीएफ, तो ये आपको दिख रहा है गामा अल्फा बीटा के पर अल्फा और EY 10 है। तो मुझे बताइए EY यहाँ पे क्या होगा, इस पीडीएफ से कितना आएगा मीन, आप लोग बताओ मुझे, व्हाट इज मीन हेयर। अल्फा बाय बीटा। जी अल्फा बाई बीटा, तो ये आपका 10 है, और वेरिएंस कितना आएगा, सर अल्फा अपॉन बीटा। अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर, तो ये आपका 5 है। अब आपसे बीटा अल्फा पूछ रहा है, तो इजी हो गया ना, तो यहाँ अल्फा अपॉन बीटा रख दो, तो 1/बीटा इंटू 10 बराबर 5, ठीक है ना, एक बीटा बाहर कर दिया, तो यहाँ से बीटा आ गया मेरा, एक्चुअली कितना आया बीटा 2, चेक करो। सो बीटा 2 आ गया, यहाँ पुट कर दो 2, तो अल्फा 20 आ गया, चेक कीजिए। सो बीटा 2 अल्फा 20 डी। इसमें कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है ना। तो जस्ट मीन वेरिएंस, आपको मीन दिखना चाहिए, ऊपर बीटा है तो अपॉन में आ जाता है, बीटा अगर नीचे होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है मीन में। ओके चलिए 57 कह रहा है कि x हैव द सिमेट्रिक डेंसिटी फंक्शन, सिमेट्रिक पीडीएफ है और सिमेट्रिक अबाउट 15 है। तो देखो जब भी सिमेट्रिक कोई पीडीएफ है तो उसका मीन मीडियन मोड इक्वल रहेगा, और जिसके अबाउट सिमेट्रिक है वो मीन ही है एक्चुअली, तो मीन यहाँ 15 है, मीडियन में 15 है। ओके इफ विद द करस्पॉन्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन CDF। अच्छा तो आपसे पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 30 0.8 है, तो आपसे पूछ रहा है कि तो प्रोबेबिलिटी लेस देन इक्वल टू 15 कितना होगा, बताइए क्या होगा। इक्वल टू 30 को वैसे लिख सकते हैं क्या, 0 to 15 प्लस 15 to 30। लेकिन उससे क्या फायदा होगा, एक्चुअली यहाँ बोल रहा है सिमेट्रिक अबाउट 15 है, तो सिमेट्रिक अबाउट 15 का मतलब हो गया कि उस डिस्ट्रीब्यूशन में मीन 15 है, मीडियन हो जाएगा हाँ सर, सिमेट्रिक है ना, हाँ, तो सर 0 से 15 और 15 से 30 जो होगा हाँ वो दोनों सेम नहीं हो जाएगा। कैसे, तुम्हें कैसे पता सेम हो जाएगा, सिमेट्रिक अगर हो तो तुम्हें सपोर्ट नहीं पता ना, इसने कहा 30 तक तो 0.8 ही है, अगर बोलता 30 तक 1 है तो समझ आता कि ओके सपोर्ट 30 तक ही है, लेकिन 0.8 ही है 30 तक, तो सपोर्ट तो 30 से आगे भी होगा। देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ CDF at 15, यस और नो, यस सर। और अगर मीडियन 15 है तो CDF at 15 कितना होगा, बोलो भाई। अगर
किसी रैंडम वेरिएबल में मीडियन 15 है तो सीडीएफ एट 15 कितना होता है? नहीं, मीडियन का डेफिनेशन पता है ना? मीडियन क्या होता है कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल? हाफ ना, मीडियन क्या करता है, डेटा को दो पार्ट में डिवाइड करता है ना। तो 15 अगर मीडियन है तो 15 से कम होने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, 15 से ज्यादा होने की प्रोबेबिलिटी हाफ, एक्स की वैल्यू। यस सर। तो यहाँ हाफ हो गया आंसर। मीडियन है, इसीलिए मीडियन का डेफिनेशन यही है कि कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में एम अगर मीडियन है तो ये हाफ होता है, जस्ट एम अगर मीडियन है तो। इसके अलावा फिर और कोई अप्रोच नहीं हो सकती इसका? हाँ, और अप्रोच क्या हो सकता है? तो और कुछ एग्जाम्पल तुम बना सकते हो, ट्राई करो, कोई ऐसा एग्जाम्पल बनाओ जो 15 के अबाउट सिमेट्रिक हो, और फिर देखो क्या आएगा। यहाँ देने का ये मतलब है, यहाँ सीडीएफ का कहीं यूज ही नहीं था, उधर से बोलने के लिए बोला ना सीडीएफ, ये चीज था। सीडीएफ इसीलिए बोला है ताकि तुम्हें समझ आए कि सिमेट्रिक है तो मीन मीडियन इक्वल है, मीन भी 15 है। सो सिमेट्रिक में क्या होता है, जब तुम देखा ना भी राइट स्क्यूड लेफ्ट स्क्यूड, एक मिनट, अभी तुमने देखा था कि जब इस तरह से होते हैं तो यहाँ होता है मीन, यहाँ होता है मीडियन और यहाँ होता है मोड, ये तुमने देखा है ना। दूसरा केस ये था कि जब इस तरह का केस होगा तो मीन, मीडियन, मोड। तीसरा केस है जब सिमेट्रिक हो, लाइक नॉर्मल, तो ये सिमेट्रिक है मान लो, तो ये तो मीन भी यही है, मीडियन भी यही है और मोड भी यही है, तीनों इक्वल है। जब डेटा इक्वल है तो मीन, मीडियन, मोड तीनों इक्वल है। सर पीडीएफ में तो सर माइनस इंफिनिटी से एक्स लेते हैं ना, तो सर 0 से 15। हाँ, एक्चुअली यहाँ पे क्या है कि इसने कहीं लिखा नहीं है कि एक्चुअली वो क्या होता है, लेकिन इसका सपोर्ट 0 से स्टार्ट हो रहा होगा, इसीलिए मतलब आपका पॉइंट सही है, लेकिन माइनस इंफिनिटी रेलेवेंट कब रहता है? अगर कोई नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल है तो वहाँ कोई इंपॉर्टेंट नहीं है 0 से पहले वाले का, वो आउट हो गया क्योंकि 0 है उस पॉइंट पे मास उधर। तो उधर माइनस इंफिनिटी से 0 है, मास 0 था, तो 0 से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल है। सो चलिए, तो यहाँ पे नेक्स्ट हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 58 है। चलो अभी 60 तक आज कर लेते हैं, अभी मतलब 58 पे पहुंचे, 2 क्वेश्चन और करेंगे फिर आज स्टॉप करेंगे नेक्स्ट क्लास। पहले एक बार देखो पेपर देख के आपको आइडिया लग रहा है क्या पूछ रहा है, और ज़्यादातर आप लोगों को आता ही होगा ये सब चीज़ें, कुछ नहीं है तो हम देखेंगे फिर जब कभी करेंगे है ना थ्योरीज, तो उसमें इस तरह क्वेश्चन और करेंगे तो अभी आइडिया लग रहा होगा कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो कह रहा है कि इफ एफ एंड जी आर एनी टू डेंसिटी पीडीएफ देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू। तो कह रहा है इनमें से कौन सा पीडीएफ हो सकता है? अगर एफ और जी दो पीडीएफ है तो इन चार में से कौन सा हमेशा पीडीएफ रहेगा, मतलब ट्रू है? तो बताइए, आप लोग ट्राई करेंगे। तो पीडीएफ का डेफिनेशन बताओ मुझे कोई, कि एफ पीडीएफ है इसका क्या मतलब है, मतलब डेफिनेशन क्या है, एफ क्या क्या सेटिस्फाई कर रहा होगा? एफ इज पीडीएफ, तो इसका क्या मतलब है, क्या है डेफिनेशन इसका? नहीं वो तो ठीक है, कॉन्टिन्यूअस है, यू आर राइट, बट डेफिनेशन क्या है? हाँ सर इंटीग्रेशन वन होगा उसकी सपोर्ट। यस यस, तो ये आपका है कि लाइक दो कंडीशन था, एफ मोर देन इक्वल टू 0 होगा पहली बात, और दूसरी बात इसके इंटीग्रेशन पूरे रियल नंबर पे। देखो यहाँ रियल इसलिए लिख रहा है कि मुझे पता नहीं सपोर्ट क्या है, जो भी सपोर्ट होगा उतने पे इंटीग्रेशन होगा, बाकी पे 0 होगा, तो ये है। और यहाँ पे एफ लिख लो। सो पहले दो कंडीशन है एक्चुअली, कि वो नॉन नेगेटिव होने चाहिए और इंटीग्रेशन 1 आना चाहिए। सेम चीज जी के बारे में है कि जी एक्स मोर देन इक्वल टू 0 है, और जी एक्स का जो आपका इंटीग्रेशन है वो आपका होगा 1। अब यही चीज इन चार ऑप्शन लगा के देखते हैं। जैसे क्या 2f माइनस जी हमेशा पॉजिटिव होगा, क्या इसकी आप गारंटी दे पाएंगे? क्या ये हमेशा ट्रू होगा ऐसा? सोचिए, एफ जी दो पीडीएफ है तो क्या 2f माइनस जी हमेशा पॉजिटिव होगा? क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं आपसे मैं, कि गारंटी है इसकी?
नहीं होगा ना, तो ऐसा भी तो हो सकता है जी ज़्यादा हो एफ से 2f से, तो ऐसा भी तो हो सकता है केस में, ये आउट हो जाएगा, जरूरी नहीं है कि ये पॉजिटिव ही हो। अब मैक्सिमम ऑफ एफ जी है, तो मैक्सिमम का मतलब है इनमें से जो भी ज़्यादा है, तो अगर एफ जी से ज़्यादा है तो एफ आंसर आ जाएगा, जी एफ से ज़्यादा है तो जी आंसर आ जाएगा। यहाँ क्या है, एफ इंटू जी है। यहाँ देखो एक और काम कर सकते हैं, तुम 2 पीडीएफ कंसीडर कर लो और अपनी बड़ी 2 पीडीएफ तुम ले कंसीडर कर लो और पुट करके देख लो, क्योंकि एक एग्जांपल काफ़ी होता है गलत कहने के लिए। तो अगर आप एलिमिनेट कर लो ऑप्शंस को, वो भी चल सकता है, जैसे मैंने ये कहा। फॉर एग्जांपल मैं अगर एक्स ले लेता हूँ यूनिफॉर्म 010 फॉर एग्जांपल, और वाई है यूनिफॉर्म 01, मान लो ऐसा है, तो इसका पीडीएफ है एफ, तो एफ यहाँ हो गया 1/10 और जी हो गया, अच्छा तो मुझे सिमिलर लेना चाहिए जहाँ पे सपोर्ट इक्वल हो, उससे इजी होगा ना, क्योंकि सपोर्ट इक्वल रहेगा तभी तो हम कर पाएंगे इजीली, वरना अलग होगा। तो कुछ दूसरा एग्जांपल लो। दोनों को एक्सपोनेंशियल ले लो तो। हाँ चलो दोनों का एक्सपोनेंशियल ले लो, ठीक है। ठीक है, दोनों का एक्सपोनेंशियल ले लेते हैं, तो क्या होगा, हाँ ठीक है, दोनों को एक्सपोनेंशियल ले लो। एक ले लो मान लो 2e⁻⁻2x फॉर एग्जांपल, और g ले लो तुम कुछ भी 1/2, हाँ चलो e⁻⁻x ले लो फॉर एग्जांपल दिस, दोनों में x मोर देन 0 है, इस तरह से यहाँ भी x। अब इसमें पुट करके देख लो कौन कौन सा करेक्ट हो सकता है। तो इस एग्जांपल से ये आउट हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट पीडीएफ बनाएगा ही नहीं, चेक करो। और ये भी पीडीएफ बनाएगा ही नहीं, ये भी करके देख लो, ये भी पीडीएफ बनाएगा ही नहीं, सिर्फ ये आएगा। चेक करो एक बार, या इसको मैं दूसरे तरीके से अगर प्रूफ करूं तो इसका इंटीग्रेशन करके देख लेते हैं। देखो 2f + g/3 dx। अच्छा एक मिनट, नहीं चेक करते हैं, एक मिनट ये कोई ज़रूरी नहीं है एग्जांपल, मैं अभी श्योर नहीं हूँ, चेक करते हैं एक मिनट। तो क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, इस एग्जांपल जो ले रहे थे अभी सिंपली देखो, ये जैसे मैं पीडीएफ यूज़ कर, मतलब एग्जांपल से भी कर सकते हैं। पहले एक अप्रोच में डेफिनेशन वाला जो शुरू जहाँ से मैंने शुरू किया था पहले वो उसको कंटिन्यू करते, फिर एग्जांपल से आते हैं। जैसे यहाँ हो जाएगा कि इसके पॉजिटिव होने की गारंटी नहीं, इसलिए आउट है, मैं तो ये मान लिया। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव तो होगा, ये वाला पॉजिटिव तो होगा, है ना, और क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, और इंटीग्रेशन लोगे तो क्या हो जाएगा 2/3f + 1/3g। ओके, तो इस तरह के केसेस हमने देखे हैं, है ना। तो अगर देखो पहली बात तो ये है कि ये मोर देन इक्वल टू 0 होगा या नहीं होगा, क्वेश्चन बताओ तुम, क्या ये मोर देन इक्वल टू 0 होगा हमेशा, होगा ना, क्योंकि ये एफ भी नॉन नेगेटिव है, जी भी नॉन नेगेटिव है, रियल कॉम्बिनेशन नॉन नेगेटिव होगा। दूसरी कंडीशन है इसका इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन करके देखो तो क्या आएगा 2/3 बाहर, f का इंटीग्रेशन 1 + 1/3 बाहर 1, तो ये 1 आ गया। अच्छा तो ये मतलब करेक्ट ऑप्शन मुझे लग रहा है, दिस इज फाइन। तो अब ये सब आउट होगा। अब आउट कैसे कराओगे, है ना, तो मतलब ऐसे क्यों बोल दिया मैंने, क्योंकि मुझे कैसे दिखा, सो मैं डेफिनेशन में फिट कर रहा था। डेफिनेशन पीडीएफ होने के लिए 2 कंडीशन चाहिए, एक तो आपको चाहिए कि नॉन नेगेटिव हो, और दूसरा है इंटीग्रेशन 1 हो, इतना काफी है, इतना ही। और एक रिजल्ट भी एक्चुअली होता है कि जैसे लैम्डा टाइम f + 1 - लैम्डा टाइम g, तो ये हमेशा पीडीएफ होगा, एक रिजल्ट है, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन टाइप का हो गया, तो ये हमेशा पीडीएफ होगा। बी भी तो हो सकता है इस हिसाब से। हाँ बी का भी एग्जांपल हमें ढूंढना पड़ेगा। बी चलो बी में इंटीग्रेट करोगे मैक्सिमम को, तो क्या आंसर आएगा, 1 आ जाएगा। क्या मैक्सिमम जरूरी है, पीडीएफ होगा हमेशा।
दो फंक्शन का मैक्सिमम आप लोग कैसे लिखते हो? सो नहीं, इसका जरूरी नहीं है, क्योंकि नॉन नेगेटिव चलो ठीक है, क्योंकि एफ जी में से ठीक है, एफ कॉमा जी है ना, तो एफ और जी में से दोनों नॉन नेगेटिव है, तो ये नॉन नेगेटिव होगा, दिस इज फाइन। इंटीग्रेशन 1 होगा, इसकी क्या गारंटी है? मतलब कैसे हम गारंटी देंगे कि मैक्सिमम ऑफ एफ कॉमा जी का इंटीग्रेशन करेंगे, मतलब एफ कॉमा जी है, सो ये 1 आएगा, इसको कैसे गारंटी दोगे? अच्छा बताओ, मैक्सिमम का फॉर्मूला होता है ना, क्या फॉर्मूला होता है? एफ जी का टर्म में एक फॉर्मूला होता है ना, ए प्लस बी डिवाइड बाय एफ प्लस जी माइनस मॉड में एफ माइनस जी अपॉन 2, कुछ इस तरह से देखो। सो अगर एफ ज़्यादा है जी से तो प्लस होगा, मैक्सिमम है ना, तो पीछे प्लस हो जाएगा इस तरह से। अब यहाँ क्या आप इसको अब बताओ, ये फॉर्मूला होता है, तो क्या ये आंसर 1 देगा? अब तुम खुद चेक कर लो, 1 से ज़्यादा देगा ये। देखो हाफ इंटू एफ है, देखो यहाँ तुम जब सॉल्व करोगे तो 1/2 बाहर कर लो, तो एफ का इंटीग्रेशन कितना आएगा तुम्हारा? ये 1/2, ये वाला 2 को तुम बाहर कर लो, सो 1, फिर इस g का इंटीग्रेशन कितना आएगा? 1, और क्या f माइनस जी का इंटीग्रेशन कुछ नहीं आएगा, मॉड है तो कोई नॉन नेगेटिव क्वांटिटी हो सकता है, तो इसका आंसर क्या आएगा? कुछ ना कुछ तो आएगा। अगर कभी 0 से ज़्यादा आ गया तो ये तो 1 से ज़्यादा हो गया ना, तो समथिंग आएगा, मान लो k, तो ये तो 1 से ज़्यादा आ गया, तो इसलिए आउट हो गया। तो अभी मैंने डेफिनेशन से चेक कर लिया, डेफिनेशन जो है पीडीएफ का कि मोर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, इंटीग्रेशन 1 होना चाहिए, उसके बेस पे। ठीक है, सो आते हैं 59। ओके 59 कह रहा है कि x1 x2 x3 भी IID रैंडम वेरिएबल विथ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन f। तो आपसे पूछ रहा है कि x1 लेस देन x2 लेस देन x3 क्या होगा? सो ये 3 बॉक्स हैं, 1/3 फैक्टोरियल। 3 numbers can be arranged in how many way? मान लो यहाँ लेस देन लगा दूं, तो मेरे पास 3 बॉक्स खाली है और 3 ऑब्जेक्ट है, x1 x2 x3। सो मैं कितने तरीके से कितने अरेंजमेंट बना सकता हूँ? टोटल 3 फैक्टोरियल अरेंजमेंट, और उनमें से एक ये है, सो दिस इज 1 आउट ऑफ 3 फैक्टोरियल, द आंसर 1/6 होगा। ठीक है ना, ये इस तरह का ना कुछ भी हो सकता है, x1 लेस देन x2 लेस देन x3, x2 लेस देन x1 लेस देन x3, इस तरह से कुछ भी हो सकता है। देयर आर टोटल 6 पॉसिबिलिटीज, दिस इज 1 आउट ऑफ 6, तो 1/6 हो गया। ठीक, ओके अब तो अभी के लिए लास्ट क्वेश्चन ये करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आगे। तो ये कह रहा है आपसे कि y हैव द कॉन्टिन्यूअस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म 0 1 है, कंडीशनल पीडीएफ ऑफ x गिवन y। सो पहली बात तो ये बोल रहा है कि आपका y, देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मुझे बोल रहा है कि y जो है यूनिफॉर्म 0 1 है, और ये आपको दे रखा है देखो, सो y जो है यूनिफॉर्म 0 1 है, और मुझे f ऑफ x गिवन y दे रखा है 1/y, कब? जब 0 लेस देन x लेस देन y लेस देन 1। ओके, तो क्या पूछ रहा है? ex। ओके, तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, हालांकि तुम वैसे भी लिख सकते हो, चलो इसको ब्रेक कर दो, मार्जिनल निकाल के करें। कैसे भी कर सकते हो। देखो इसको मार्जिन भी निकाल सकते हो, या तुम अरे वो है ना e ऑफ e लगा लेते हैं, एक फॉर्मूला था ना, e ऑफ x गिवन y। ठीक, तो ex को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, e ऑफ x गिवन y, ये फॉर्मूला होता है,
अब x गिवन y का यहाँ से बताओ x गिवन y क्या है, देखो ध्यान से इसको, x गिवन y जो है यूनिफॉर्म 0y है, चेक करो। हाँ सो यूनिफॉर्म x गिवन y यूनिफॉर्म 0y है, तो एक e रखो। हाँ तो ये आपका आ गया y/2। अब y/2 तो y का मीन कितना है, y यूनिफॉर्म 0 1 था 1/2 तो 1/2, तो यहाँ से आ गया एक 1/2 बाहर और यहाँ से ey बनेगा और y खुद यूनिफॉर्म 0 1 है, सो 1/2 इंटू 1/2 तो कितना आ गया 1/4, चेक कर लीजिए आप लोग। सो ये 1/4 आ गया, क्योंकि x गिवन y यूनिफॉर्म 0y है और y खुद यूनिफॉर्म 0 1 है, तो पहले क्या किया ex निकालना था, तो e ऑफ x गिवन y, x गिवन y हमारा y/2 है और ey 1/2 तो 1/2/2 1/4, तो यहाँ तक ठीक है। सो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 45 से स्टार्ट किया और ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन किए हमने 45 से 60 तक, ठीक है। तो आप एक बार इसको रिवाइज कर लेना और अगर कोई डाउट हो तो बताना। अभी नेक्स्ट क्लास में भी इसको पहले कंटिन्यू करेंगे, तो पहले हम इस पेपर को खत्म करेंगे ताकि इससे आपको आइडिया लग रहा है कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप जब आप प्रैक्टिस करोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो आज इतना ही रखता हूँ मैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट जी। सर जैसे इसके अंदर थ्योरेटिकल पोर्शन काफी आता है सीयूईटी के अंदर, तो सर इसमें कौन से बुक फॉलो करनी चाहिए इसका? कोई सा ही बुक उठा लो, गुप्ता कपूर देख लो। अच्छा ये प्रसन्ना में तो सर शायद ऐसे होंगे नहीं। प्रसन्ना भी कर सकते हो, प्रसन्ना में बेसिक लेवल के क्वेश्चन ही हैं, ऐसे क्वेश्चन वहाँ भी मिल जाएगा, वहाँ भी बेसिक लेवल के क्वेश्चन है। इसका लेवल तो प्रसन्ना जैसा लेवल ही है, तो प्रसन्ना साहू से भी कर सकते हो तुम। उसमें बस क्या करना है तुम्हें, एक बार थ्योरीज ढंग से पढ़नी है, थ्योरीज मतलब जैसे हो गया लाइन बाय लाइन पढ़ो, एग्जांपल्स देखो, डेफिनेशन पढ़ो, थ्योरम समझो और फिर एक्सरसाइज भी कर लो, तो काफ़ी है। तुम प्रसन्ना साहू कर लो, कोई दिक्कत नहीं। गुप्ता कपूर क्या है, बहुत सारी चीज़ें उसमें बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट भी है गुप्ता कपूर में, जो शायद तुम्हारे सीयूईटी में नहीं आते हो, इस तरह से है। लेकिन प्रसन्ना साहू में क्या है कि तुम्हारे सीयूईटी लेवल तक के ही कॉन्सेप्ट है उसमें, सो वो तुम कर सकते हो, उतना है उसमें। चलिए ठीक है, थैंक यू।